गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल जो पढ़ा था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं और फिर भी हमारी वजह से कुछ कारणों की वजह से हम वनोन्मूलन कर रहे हैं। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब धीरे धीरे पेड़ों को काट के हम वहाँ पर जंगल ख़त्म कर रहे हैं, वन ख़त्म कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन के रीज़न अलग अलग थे। हम अपनी भूमि को इस्तेमाल करते हैं वन ख़त्म करके, या तो कृषि के लिए, या घर बनाने के लिए, या कारखाने बनाने के लिए, जिसके बहुत ज़्यादा विपरीत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। जैसे सूखा पड़ जाता है, ये कल बताया था आपको। सूखा पड़ता है तो सूखा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉट। ये ड्रॉट मतलब सूखा होता है जब बिल्कुल बारिश नहीं होती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। और ये मैंने बताया था, एक बाढ़ भी आती है। बाढ़ जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्लड जो होती है वो इस वजह से आती है कि क्योंकि तापमान बढ़ रहा है पूरी धरती का, तो जो ग्लेशियर हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है वो बर्फ़ें पिघल कर क्या बन रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि कहीं जो नीचे इलाके होते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ का एक दूसरा रीज़न ये भी बताया था कि अगर एक बारिश हो रही है एक पर्टिकुलर जगह पर और अगर वहाँ पर पेड़ कम होते हैं तो वो जो जड़ें पौधों की होती हैं जो पानी को नीचे भेज सकती थी वो वहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है और फ्लड आने लग जाती है। उसके बाद तीसरा हमने बताया था मरुस्थलीकरण, जिसे हम बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। और यहाँ पे मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? डिज़र्टिफिकेशन मतलब डिज़र्ट मतलब होता है बेटा मरुस्थल। तो डिज़र्ट जो है वो मरुस्थल क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत होता है, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। तो ये मरुस्थलीकरण सिर्फ जो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि पेड़ नहीं है वहाँ पर। पेड़ नहीं होंगे तो रेत जो है वो कट के जाता रहेगा कहीं पर, उपजाऊ जो मिट्टी है वो जाती रहेगी कहीं पर, और वहाँ की जो उपजाऊ क्षमता होती है वहाँ उस धरती की ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर फिर पेड़ पौधे नहीं उगते, तो वो मरुस्थलीकरण आ जाता है। यहाँ से फिर हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर वन्य जीवों को और जो पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित करने के लिए अलग अलग पॉलिसी बनी है, अलग अलग विधियाँ बनाई हैं, अलग अलग नीतियाँ बनाई हैं सरकार ने, और कुछ जगहों को संरक्षित कर दिया गया है सिर्फ उनके लिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये सेंचुरी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा बर्ड सेंचुरी है कहीं पर कोई और सेंचुरी है। तो ये किस लिए होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि जो जीव जंतु हैं उनको कोई परेशानी न हो, वो अपने उसी जो वन्य टाइप का जो इलाका होता है उसमें आराम से वो घूम सकें। ठीक है, जो जितने भी ये आपके अभयारण्य होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वृक्षारोपण करना मतलब खुद से पेड़ लगाना कहीं पर, और कृषि करना। जैसे कई बार क्योंकि भूमि इतनी एकड़ एकड़ भूमि होती है, बहुत सारी 100 एकड़ 200 एकड़ में ये फैले होते हैं। तो ऐसी भूमि पे जो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आती है, वहाँ पर वृक्षारोपण करना, कृषि करना, चारागाह का मतलब होता है ग्रेजिंग एनिमल्स को ले जाके वहाँ पे कह देते हैं ना कि घास खा लेते हैं, बकरियाँ खा लेते हैं, ऐसे ले जाना अलाउड नहीं होता है। वृक्षों की कटाई करना अलाउड नहीं होता है, ना तो उनको लगाना। वो वहाँ पर जो लोग अपॉइंट किए होते हैं वो लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन बाहर से कोई पर्सन जो है वो आके पेड़ नहीं लगा सकता, ना ही पेड़ काट सकता है, ना ही वो शिकार कर सकता है, जिसे हम पोचिंग भी बोलते हैं। तो ये सब निषिद्ध होता है इन क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमें उन्हें संरक्षित करना, उन्हें बचाना है। ठीक है, तो वन्य जीव अभयारण्य मतलब सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान इसलिए मतलब नेशनल गार्डन जो होते हैं, बोटैनिकल गार्डन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकार के पेड़ होते हैं अलग अलग प्रकार के, और उन अलग अलग प्रकार के पेड़ होंगे तो अलग अलग प्रकार के जंतु भी होंगे। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये भी एक तरीके के यही होता है, लेकिन बस इतना फ़र्क होता है कि वो ऐसी जंगली इलाकों में होता है जहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं। तो मतलब वहाँ पर जीवन यापन वो कर रहे हैं, जंतु और आदिवासी दोनों साथ साथ में कर रहे हैं, तो उससे
प्रॉब्लम नहीं करेंगे, वो आदिवासी उनके जो रहन सहन में है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है और ये जैव विविधता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बातें हैं जैव विविधता। जैव विविधता किसको बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में जैव विविधता को बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? आपकी इस पूरी संसार में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं? हमें तो सिर्फ 2-3 जो हमारे आजू बाजू होते हैं वो देखे होंगे, हज़ारों लाखों टाइप के यहाँ पे जीव जंतु हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जीवों में कितनी विविधता है, कितने डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स वो हमें मिलते हैं, चाहे वो पौधों के हिसाब से हों, चाहे वो जंतुओं के हिसाब से हों। विविधता का मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग टाइप की फॉर्म्स, ठीक है ना। बायो का मतलब जो लिविंग होते हैं, तो लिविंग में कौन आते हैं? तो प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? जैव विविधता। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई मान लो हमने अपना रीजन ले लिया, हरियाणा ले लिया, तो उस जो हरियाणा है हमारा जो स्टेट है उसमें किसी पर्टिकुलर प्रकार के पौधे होते हैं और उन पौधों के साथ वहाँ के जीव जंतु रहेंगे, सूक्ष्म जीव रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वो विविधता होती है। अगर हम मान लो किसी बर्फीले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर जो जानवर मिलेंगे, वहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेगी, वहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो हमारे इस एरिया से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जलवायु अलग है, हमारा वेदर अलग है, हमारी मिट्टी अलग है, हमारी जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं। तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतुओं में भी क्या होगी? विभिन्नता होगी। इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। तो इसी जैव विविधता को बचाए रखने के लिए, संरक्षण करने के लिए क्या बनाए जाते हैं बेटा? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या बनाए जाते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब कंजर्वेटिव एरिया बनाए जाते हैं कंजर्व करने के लिए अलग अलग जानवरों और पौधों को, ठीक है। तो उसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, कोई सेंचुरी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने हमारे में सेंचुरी सुना होगा, बोलते हैं ना बर्ड सेंचुरी होती है, हमारे यहीं पर है पास में ही। तो इस टाइप की जो बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? ताकि हम जो जहाँ पर रहते हैं जीव जंतु उनको या पेड़ पौधों को संरक्षित कर सकें। तो बर्ड सेंचुरी है, तो इससे तो आप समझ रहे होंगे कि बर्ड सेंचुरी में क्या होएगा? बर्ड संरक्षित किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में ये पता लगाने के लिए किस किस प्रकार के होते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर जानवर पाए जाते हैं, ठीक है, और किसी तो हम ये बोल रहे थे कि कुछ जंतु या पौधे जो होते हैं विशेष प्रकार से पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि हमारे यहाँ हरियाणा में या रेवाड़ी में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो कोई हमसे कैसे पूछेगा कि जानवर बताओ आप। तो सिंपल क्या बोला जाता है, अगर पेड़ पौधे के बारे में पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपके यहाँ पे क्या वनस्पति जात है। वनस्पति जात मतलब कौन कौन से टाइप के यहाँ पे पौधे मिलते हैं। और अगर प्राणी जात पूछा जाएगा तो इसका मतलब कौन कौन से जीव जंतु आपके इस एरिया के अंदर मिलते हैं। तो इसका मतलब कुछ जंतु और जो पौधे जो होते हैं जो विशेषकर उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो उसकी क्या डिफाइन करते हैं, उसके वनस्पति जात क्या हैं और उसके प्राणी जात क्या हैं। बेटा प्राणी जात को हम बोलते हैं फोना और इसको बोलते हैं हम फ्लोरा। तो कोई आपसे पूछेगा प्लीज़ टेल अबाउट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ रेवाड़ी स्टेट या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, देन आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि हमारे रेवाड़ी जो ज़िला है वहाँ पर कौन कौन से वनस्पति पाई जाती हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वनस्पति जात पाई जाती है ना, और कौन से प्राणी जात पाए जाते हैं। प्राणी जात मतलब कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पर, जैसे नील गाय है, गाय भैंस बकरी, ये तो नॉर्मल मिलता ही है। बाकी बर्ड्स में तीतर मिलता है, काला तीतर भी बोलते हैं जिसे हम। तो ये सब जो हैं जो मेन मिलते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा फोर मतलब आपके वेजिटेशन के लिए होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए। फोना जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे अगर बोलोगे तो क्या बाघ मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं और का रहने वाला है, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर ये जो है ये जंगली कुत्ता होता है, ये तो एक तरीके का हिरन होता है जिसे चीतल भी बोलते हैं।
और ये जो है ये आपको पता है ये भेड़िया है, डोगी जैसा ही दिखता है ये, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है उससे, डोगी से। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा तेंदुआ बोलते हैं इसको, लेपर्ड भी बोल देते हैं। और ये होता है बेटा एक टाइप का फर्न है ये। आप जब प्लांट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे कि प्लांट्स में एक होते हैं टेरिडोफाइट्स, उनकी श्रेणी के अंदर आते हैं ये फर्न्स, तो उसके अंदर आते हैं। ये वाले पौधे हमारे यहाँ पर नहीं मिलेंगे, जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पर ये मिलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, विशेषता दिखा रहा है। जैसे जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ हमारे मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी वेजिटेशन का हिस्सा हो गया, ये हमारी फ्लोरा का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं हम विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ का मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर कोई पौधा और जंतु है, वो पर्टिकुलर उसी क्षेत्र में मिलेगा आपको, यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा, तो होता है वो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़। नाम से ही पता चल रहा है स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी। जैसे पेंगुइन है, मैं आपको कहूँ पेंगुइन यहाँ मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेंगुइन कहाँ होते हैं, बर्फीले इलाके में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ये जो आपको दिख रही है ये एक गिलहरी है। आपको गिलहरी नॉर्मल से बड़ी लग रही होगी, क्योंकि हमारी वाली जो गिलहरी होती है वो छोटी सी होती है जो पेड़ पे चढ़ती है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, विशाल गिलहरी होती है। ये आपके यहाँ जो ये इन्होंने पचमढ़ी वाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उसमें दिखाया था, तो ये वहाँ का प्राणी है, ठीक है। तो ये वहाँ का उसके अंदर आएगा, फोना के अंदर आएगा, प्राणी जात के अंदर आएगा कि ये स्पेशलिटी है, वहाँ पे ये मिलता है। तो ये वहाँ का क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ का एक उदाहरण। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर कोई स्पेशल मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता है, तो वो उसका क्या होता है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज़ होते हैं। अब बात करते हैं हम वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में। वन्य प्राणी अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ अभयारण्य होता है बेटा सेंचुरी, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है, जीव जंतुओं को सुरक्षित करने के लिए जो बनाया जाता है, वहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, उनको मारना अलाउड नहीं होता, शिकार करना अलाउड नहीं होता, उनको तंग करना अलाउड नहीं होता। तो इस तरीके से हम ऐसे जानवरों को सेफ रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा हो, जितने लोग हम लोगों की बात करें, हम जानवरों की बात करते हैं, जितने जानवर हैं, जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले अलग अलग टाइप के जानवर मिलते थे, उनमें से कुछ विलुप्त हो चुके हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो ये जानवर दिखाई दे रहे हैं ये भी विलुप्त हो जाएं, ये भी ख़त्म हो जाएं। जैसे बाघ बहुत कम हो गए थे, तो बाघों को संरक्षित करने के लिए बाघ परियोजना आई थी ना संरक्षण के लिए, ताकि वो संरक्षित किए जा सकें। तो हम यहाँ कह रहे थे जैसे यहाँ पर कुछ जो जानवर होते हैं वो विलुप्त हो गए थे, अब हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो हैं वो विलुप्त ना हो। तो बाघ परियोजना का जैसे मैंने जिक्र किया था, तो उसके अंदर बाघों को संरक्षित किया गया है, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे उस पर्टिकुलर बाघ परियोजना से हमारे यहाँ पे बाघ थोड़े से बचे हैं, और इनफैक्ट उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो जैसे आपने सुना होगा काला हिरन, तो सुना है आपने, बहुत फेमस रहा था। श्वेत आँखों वाला हिरन, हाथी, तो वैसे तो आप सोचोगे मैडम हाथी कहाँ विलुप्त हो गया, लेकिन आप देखो पहले ज़्यादा थे, उनकी संख्या अभी घट रही है, क्योंकि उनकी जो रहने के आवास स्थान है वो छिन रहे हैं उनसे। सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये सब ऐसे वन्य प्राणी हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त होना शुरू हो जाएंगे। विलुप्त का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर हम देते हैं, क्या है, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है। देखो अब चिड़ियाघर में आप कभी गए हो, कभी भी किसी में गए होंगे, तो वहाँ पे देखना एक ना कृत्रिम रूप से उनका आवास स्थान बनाया जाता है, उसको एक तरीके से जगह वैसी बनाई जाती है जैसे वो रहना चाहते हैं, लेकिन वो कृत्रिम रूप है, वो मानव निर्मित है। क्या एक मानव निर्मित जगह पर एक जो खुला जानवर घूमता था कहीं पर भी जंगल में, क्या वो खुश रहेगा उतना। आप इस तरीके से समझो जैसे आप ऐसे घर में पले बड़े हो जहाँ पे बहुत बहुत खुली जगह थी, समझ लो आपका घर जो है वो 1000 गज में था, ठीक है, गांव में रहते थे,
और आपका घर तो घर था ही, पूरे गांव में आप चक्कर लगाते रहते थे, ठीक है ना। और हुआ क्या, अब आपको कहीं शिफ्ट कर दिया गया और आपको 2 कमरे का सेट दे दिया गया, बिल्कुल जैसा आपको प्रॉपर हर चीज़ उसमें दे दी गई, तो क्या आप उसमें खुश रहोगे? नहीं करोगे, खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको जो आदत है ना वो है खुला घूमने की, नेचर के साथ रहने की, वो आप नहीं कर पाओगे। तो चिड़ियाघर में तो क्या है, चिड़ियाघर में तो ये उनको एक तरीके से कृत्रिम रूप दिया जाता है उनके आवास स्थानों को, और जबकि अभयारण्य हैं उनमें उनको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। वो जैसे जंगल हैं, जंगल के जंगल होते हैं, बस कुछ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता कि अभयारण्य हो गया तो कुछ हो गया। बस उन्होंने क्या करना होता है कि उनको बस देखना है कि उनको प्रॉपर उनका टेक केयर हो रहा है, कि किसी को चोट लग जाए तो उसको संभाल लें, वो इस तरीके से। बाकी उसके पूरे आवास स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इस वजह से जो वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो मच 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 बेटर है चिड़ियाघर से, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, जू से बहुत अच्छा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी मैं जो बात कर रही थी प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना, तो ये क्या थी बेटा कि बाघों को संरक्षित करने के लिए योजना बनाई थी, और ये सतपुड़ा के अंदर करी गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बाघों का संरक्षण शुरू किया था, और इसकी वजह से बाघों की संख्या में वृद्धि भी आई थी सतपुड़ा के अंदर, उनमें उनकी संख्या इंक्रीज़ हुई है। तो इस वजह से अगर हम हर एक जानवर के बारे में सोचें तो हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि वो जंतु जो है धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संकटापन्न जंतु क्या होता है बेटा, इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जंतु जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिनकी संख्या हद से ज़्यादा कम है। अगर वो कम वाले भी बिल्कुल चले गए तो फिर वो कभी आपको दिखाई नहीं देंगे पूरे संसार में। जैसे आपको डायनासोर बोलते थे, पहले डायनासोर होते थे, अगर आप आज बच्चे से बोलो कि डायनासोर होते थे तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, वो कहेगा कि ये तो बस फैंटेसी में है, ये तो ऐसे ही हो, बट एक्चुअल में होते थे डायनासोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जानवरों को संरक्षित नहीं करेंगे तो वो जो जानवर जिनकी संख्या कम हुई है वो इतने कम हो जाएंगे कि वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे हमें एनिमल्स की लिस्ट बना के उनको संरक्षित करना चाहिए और उनको बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो संकटापन्न जंतु कौन होते हैं, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है कि वो ख़त्म होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं। तो ऐसे जंतु जो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जो ख़त्म हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम बनाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जिसकी वजह से हम उनको संरक्षित कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया एक और क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीसीज़ का कोई रिकॉर्ड भी हो। रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड मतलब कहीं पर कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। तो एक होती है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको रेड डाटा पुस्तक। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि तो रेड डेटा बुक बेटा वो बुक होती है जिसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है कि ये इंडेंजर्ड हो गई, इसकी संख्या कम हो गई है तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। तो ऐसे एनिमल्स का रिकॉर्ड इस बुक के अंदर होता है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, वह पुस्तक जिसके अंदर संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, ठीक है ना। तो अब हमने आज जो किया है वो सिंपल सी एक बात की है कि हमने वन्य जंतुओं और पौधों को बचाने के लिए अलग अलग सेंचुरीज़ या नेशनल बोटैनिकल गार्डन्स सब बनाए हैं, मतलब सरकार ने बनाए हैं। अगर हम उनको बचा सकते हैं तो बहुत बहुत बेटर है, लेकिन अगर हम नहीं बचा रहे हैं तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। और इंडेंजर्ड में मतलब संकटापन्न जंतु में जाने के बाद तो उनकी संख्या अगर हम नहीं संरक्षित करेंगे तो वो विलुप्त भी हो सकते हैं। तो इस जो ये रिकॉर्ड था बताया था, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड जो होता है वो रेड डेटा बुक में आता है। तो ऐसे जो एनिमल्स आ जाते हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फिर स्पेशल प्रयास किए जाते हैं, स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, ठीक है ना। आज के लिए बेटा इतना ही।
थैंक यू। और जब आप ये वीडियो पूरी देख लो तो मुझे एक मैसेज कर दो कि मैम हमने वीडियो देख लिया, समझ आ गई है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे तब भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू क्लास।